अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। यानी कि अब मैं गुड मॉर्निंग इसलिए कह रही हूँ कि ये संडे मॉर्निंग को ये शो जाने वाला है, तो मैंने कहा पहले ही गुड मॉर्निंग कर लूँ, इससे पहले कि आप लोग हाथ धो के मेरे पीछे पड़ जाएँ। तो जी सबसे पहले ये कि ज़ाहिर है कि जैसा आप लोग देख ही रहे हैं कि हम भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हाज़िर हैं और लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारे एक प्रोग्राम और आया करता था और बल्कि अब आया करेगा दोबारा से। उसका नाम अगर आपको याद हो तो चंडू खाने की न्यूज़। जी हाँ, चंडू खाने की न्यूज़ भी हम दोबारा शुरू करेंगे लेकिन थोड़ा-सा उसको चेंज करके कि उसमें आपको इतनी बहुत ज़्यादा न्यूज़ तो नहीं मिलेंगी, लेकिन ये ज़रूर है कि उसमें हम अपनी ऑडियंस को शामिल करना चाहेंगे और मेरे ट्विटर अकाउंट के ऊपर और इस वीडियो में भी आपको जो है वो ईमेल एड्रेस हम आपको देंगे और वहाँ पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपना जो भी आप किसी गेस्ट के बारे में बात करना चाहें, प्रोग्राम के बारे में बात करना चाहें, किसी टॉपिक के बारे में बात करना चाहें या कोई भी आप डिसेंट तरीके से कोई भी बात करना चाहें, वो आप वहाँ पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। हम आपकी वो ईमेल भी दिखाएँगे, मतलब उसका स्क्रीनशॉट लेकर वो भी दिखाएँगे और जो सवाल आपने किया होगा, उसका जवाब भी देंगे। और बाकी तो ज़ाहिर है उसमें थोड़ी बहुत आपको न्यूज़ भी मिलेगी और इसका यानी कि नेक्स्ट वीक से हम उस शो को शुरू करना चाह रहे हैं, तो बस आप लोग जो भी कोई क्वेश्चन लिखना चाह रहे हैं, कोई बात करना चाह रहे हैं, तो आप उस ईमेल एड्रेस पे लिखना शुरू कर दीजिए और उसके बाद ही हम आपको उसके रिप्लाई भी देंगे। खैर यहाँ से हम चलते हैं जी अपनी न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको एक बार फिर बताती चलूँ कि चंडू खाने की न्यूज़ आपको हर वीकेंड पे मिलेगी, तो आपने अपने जो क्वेश्चंस या जो आपने सजेशंस और बात करनी है, वो आप हमें फ्राइडे तक भेज दिया कीजिएगा, तो हम सैटरडे को आपके लिए वो शो तैयार करके और आपके सवालों का जवाब देंगे और आपका ईमेल भी दिखाएँगे। खैर हम बढ़ते हैं आगे जी, सबसे पहले इसाक डार साहब की बात की जाएगी। इसाक डार साहब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। इसाक डार साहब जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जी हाँ, इसाक डार साहब का कहना ये है कि शेल पेट्रोलियम जो है वो अपना बिजनेस बंद नहीं कर रहा पाकिस्तान से, बल्कि पाकिस्तान समेत कई दूसरी कंट्रीज से वो सिर्फ अपने शेयर्स जो हैं वो बेच रहे हैं और वहीं की कोई लोकल कंपनी या कोई कहना चाहिए बिजनेस कम्युनिटी में से कोई जो है वो शेयर्स खरीद लेगा। और यही बात उन्होंने पाकिस्तान के लिए की है कि पाकिस्तान से भी शेल पेट्रोलियम जो है वो अपना बिजनेस बंद नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ अपने शेयर्स जो हैं, यानी जो शेयर्स उनके पास हैं, वो शेयर्स, वो उनमें से कुछ शेयर्स जो हैं वो उसको बेचने में इंटरेस्टेड है, इसीलिए ये बात की गई है। मगर बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। खैर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं डार साहब, लेकिन डार साहब तो आपको पता है कि हर वक्त ही आराम सुकून से नजर आते, किसी वक्त भी थोड़ी सी भी टेंशन उनको दिखाई नहीं देती। बात हम करेंगे इमरान खान साहब की और इमरान खान साहब के पर्सनल सेक्रेटरी जो हुआ करते थे आजम खान साहब, वो लापता हो गए हैं, यानी कि मिसिंग पर्सन में चले गए हैं, खो गए हैं और गुप्त हो गए। क्या क्या बोलूं मैं, तो जी बिल्कुल ये बैठे इमरान खान साहब के साथ और उनके बारे में जी एफआईआर जो है वो दर्ज करवा दी गई है और रजिस्टर हो गई है एफआईआर, लेकिन अभी तक आजम खान साहब का पता नहीं लगा है कि आखिर वो गए तो कहाँ गए। उन्हें ढूंढा जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी मिल जाएंगे। बात हम करेंगे शहरियार खान आफरीदी की। शहरियार खान आफरीदी देखें जी, ये दो पिक्चर्स है उनकी, एक में हंसता हुआ नूरानी चेहरा और दूसरे में पता नहीं कौन सा दुख लगा है उनको। जी हाँ, शहरियार खान आफरीदी साहब का जो पहले पिक्चर है, जो ब्लू कलर के उन्होंने कपड़े पहने जी, वो उनकी उस टाइम के जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और शहरियार खान आफरीदी उनके मिनिस्टर थे। और दूसरी पिक्चर जो आप देख रहे हैं वो जी इस वक्त की यानी लेटेस्ट पिक्चर है, जो कि शहरियार खान आफरीदी को पुलिस ने अरेस्ट किया था और उनको ले गए थे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। और उसके बाद शहरियार खान आफरीदी का स्टेटमेंट ये है कि जी राना सनाउल्लाह साहब पे ड्रग केस मैंने तो बनाया नहीं था, और इस बात से वो मुकम्मल तौर पे मुकर गए हैं और उन्होंने कहा है जी मेरा तो उसमें कोई लेना देना ही कोई नहीं होता। अजीब अजीब बातें आप लोग मेरे सर लगा रहे हैं, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि ये केस आगे कैसे बढ़ता है। लेकिन खैर शहरियार खान आफरीदी जो हैं उनका बहरहाल चेहरा देख के पता चल रहा है कि जेल में हालात कुछ अच्छे नहीं थे। बात हम करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। उनका कहना है कि जिस तरह
मेयर कराची का इलेक्शन जीता है, इसी तरह पूरे मुल्क में इलेक्शन जीत के दिखाएंगे। मतलब ये कि कमाल हो गया। यहाँ पर तो वैसे बिलावल भुट्टो साहब, आपको शर्म आनी चाहिए थी कि जिस तरह से आप लोगों ने कराची में मेयर का इलेक्शन जीता नहीं है, बल्कि जबरदस्ती आपने वो सीट ली है और आपने एक जीती हुई पार्टी को हारा हुआ बताया है, और आपने जबरदस्ती अपने आदमी को जो है, यानी अपनी पार्टी के जो मेंबर हैं, उनको आपने मेयर बनवा दिया है, और बजाय उसके शर्मिंदा होने के आप उसके ऊपर आगे से ये बात कर रहे हैं कि इसी तरीके से हम पूरे मुल्क में इलेक्शन जीतेंगे। मतलब ये कि हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, और गलत काम को आप सही ठहरा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल लोग भी अब इतने भोले नहीं रहे हैं, लोगों को भी समझ आ रही है, तो मेरे ख्याल है थोड़ा सा संभल जाइए। बात हम करेंगे पाकिस्तान की करेंसी की। जी हाँ, पाकिस्तान की करेंसी में सुना ये जा रहा है कि 10,000 का नोट जो है गवर्नमेंट वो प्रिंट करने में जो है, या उसको इशू करने में, या जो है, या निकालने में, जो भी कह लीजिए, गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि जी अब 10,000 का नोट भी जो है ना वो प्रिंट कर लेना चाहिए। इसलिए कि 5,000 से भी काम नहीं हो रहा, 1,000 से तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, 500 तो भाई आजकल भिखारी भी नहीं ले रहे, तो अब करें तो क्या करें। लेकिन अब जी 10,000 का नोट जो है वो आ रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान के जब 75 ईयर्स हुए थे पाकिस्तान को बने हुए, यानी जो कहते हैं ना, हम तो कहते हैं जी आजाद हुए थे, लेकिन हमारे बहुत से दोस्त कहते हैं कि जी आप लोग आजाद नहीं हुए थे, आप लोग मतलब पाकिस्तान बनाया गया था। तो खैर मैं भी एग्री करती हूँ इस बात से कि पाकिस्तान बनाया गया था, आजाद वजाद हम कोई नहीं होते। तो 12 आजाद तो हम अभी तक नहीं हुए, अभी तक आपको पता है कि हम गुलाम हैं। लेकिन किसके गुलाम है ये तो आप लोग जानते हैं ना, अब मैं ही बताऊं क्या। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको ये कह रही थी कि जी अब 10,000 का नोट जो है गवर्नमेंट ने सोचा है कि वो निकाल दें, इसलिए कि बाकी छोटे छोटे नोटों से तो काम चल रहा नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की करेंसी का हाल क्या है। लेकिन एक अच्छी खबर, मेरे ख्याल से तो खैर उनके लिए अच्छी खबर है जिनके हत्थे वो पैसे चढ़ेंगे, हमारे लिए तो नहीं। लेकिन फिर भी एक खबर ये है कि जी चाइना ने $1 बिलियन जो है वो पाकिस्तान को भेज दिए हैं, और हमें रिसीव भी हो गए हैं। और इसके ऊपर मेरे ख्याल है बल्ले बल्ले और भगड़ा जो है वो शुरू कर देना चाहिए गवर्नमेंट को अभी तक। लेकिन बहरहाल बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, और शर्म हमको नहीं आती कि आखिर हम काम करना कब शुरू करेंगे। ये हमने अभी तक नहीं सोचा है, ये बड़ा ही मुश्किल चीज है जो कम से कम हमसे तो नहीं सोची जाती। बात हम करेंगे जी फिरदौस आशिक अवान साहिबा की। फिरदौस आशिक अवान साहिबा का कहना ये है कि जी इमरान खान साहब के दौर में जो है वो खान साहब ये कहा करते थे कि अगर बाजवा साहब ना होते, जी हाँ वो बड्डे वाले बाजवा, जी जी, जो हमारे आर्मी चीफ रह चुके हैं, कि अगर बाजवा साहब ना होते तो खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो 6 महीने भी नहीं चल सकती थी। ऐसा कहना है फिरदौस आशिक अवान का। लेकिन जिस वक्त खान साहब ये कहते थे उस वक्त तो फिरदौस आशिक अवान उनके साथी थी, और उनकी मिनिस्टर भी थी, उनकी साथी भी थी, और उनकी एडवाइजर और खुदा जाने क्या क्या थी। लेकिन ये उस वक्त बात उन्होंने की होती तो हम ज्यादा अप्रिशिएट करते, बाहर निकल के तो लोग कुछ भी कहा करते हैं। तो इसलिए इस बात को इधर ही छोड़ देते हैं। वैसे तो ये सभी को मालूम है कि खान साहब की गवर्नमेंट किसने बनाई थी, और किसने लेकर आगे बढ़े थे, और किसने उसके बाद गिराई, वो भी सभी को मालूम है। मुसद मुसद्दिक मलिक साहब जी जो के पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं पाकिस्तान में आजकल, उनका कहना ये है कि रशिया से जो ऑयल पाकिस्तान मंगवाया गया है, या रशिया से जो ऑयल खरीदा गया है, जिसको बहुत से लोग इंडियन ऑयल भी कह रहे हैं, उनका कहना है कि उससे क्या फायदा होगा ये हम बता नहीं सकते। जाहिर है कि नहीं बता सकते, बताना भी नहीं चाहिए, लोगों को अपने दिमाग भी थोड़े से खर्च करने चाहिए। अब हर बात मिनिस्टर्स थोड़ी बताएंगे ना, आप लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि आखिर उस ऑयल से फायदा क्या होगा। लेकिन खैर मुसद्दिक मलिक साहब का कहना है कि वो हम नहीं बता सकते। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब की बात हम करेंगे। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब का कहना ये है कि जी 40% यूथ जो है वो पाकिस्तान से बाहर भाग जाना चाहती है। जी हाँ, भाग के जाना चाहती है, और बाकी की जो है वो चल के जाना चाहते हैं लोग, चाहे वो यूथ में है या नहीं है। ये बात कहना जो है वो सेनेटर साहब भूल गए, लेकिन बहरहाल उनका ये कहना है कि जी 40% यूथ जो है वो पाकिस्तान से बाहर भाग जाना चाहती है, और बाकी की जो है वो भी भाग ही जाना चाहती होगी, लेकिन वो सोच रहे हैं कि चलो किसी और तरीके से चल बल के इस तरह के घूम फिर के चले जाए। मगर ये भी एक बड़ी अलार्मिंग किस्म की न्यूज़ है, क्योंकि ये अंदाज़ा तो बहुत से लोगों को है कि पाकिस्तान में लोगों का क्या हाल है। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि लोगों को जो है इस तरह से भागना नहीं चाहिए, अपनी कंट्री में रहिए और उसको बेहतर करने की कोशिश कीजिए। खैर हम यहाँ से एक वीडियो देखते हैं, और फिर आपसे बात करते हैं। आज मैं मौजूद हूँ हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार 1255 साल से कराची के साहिल समंदर पर वाक़या है। इतनी तवील तारीख में
आज तक कोई भी समुद्री तूफान कराची से नहीं टकराया, जबकि इसी साहिली पट्टी पर बहुत से समुद्री तूफान बनते हैं और दूसरी साहिली पट्टियों से टकराते हैं। हजरत जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि अभी एक समुद्री तूफान जो था वो आने वाला था और उस साइक्लोन का नाम था बिपरजॉय, और कहा जा रहा था कि जी भारत में, पाकिस्तान में और कई दूसरी जगहों पे उसके आने का खतरा बताया जा रहा था। तो जी हमारे यहाँ ये कहा जा रहा है कराची में भी ये खतरा था, और फिर कहा गया कि जी वो तूफान जो था उसका रुख बदल गया वगैरह वगैरह, और साथ ही वो जो एक मजहब का चूरन हम बेचा करते हैं वो बेचना शुरू किया लोगों ने, और कहा कि जी अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है जी कराची में, जो कि 1255 साल यानी से जो है वहाँ पर है, और कहा ये जा रहा है कि जी उनकी बरकत की वजह से जी यहाँ पर जो है ना कोई तूफान कोई आता ही कोई नहीं है, ठीक है। और उसकी वजह यही है कि क्योंकि अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है वहाँ पे, तो जी वो उस की वजह से उस तूफान का रुख बदल देते हैं, और वो तूफान जो है वो कराची की साहिलों की तरफ आते आते अचानक से यू टर्न मारता है और कहीं और चला जाता है, वहां जाके अपना सर फोड़ता है दूसरी तरफ। लेकिन अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अंदर और मजार के बाहर और हर तरफ जो है वो बहुत सारे चरसी बैठे रहते हैं जो चरस पीते रहते हैं, नशा करते रहते हैं। वहां पर नशे वाली कोई मिठाई खिलाकर लड़कियों को अगवा किया जाता है, किडनैप करके लड़कियां गायब कर दी जाती हैं। कुछ थोड़ा सा साइड पे अगर देखें तो वहां पे जमीनों के ऊपर कब्जा हो रहा है, और अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के आसपास इसी किस्म की कई दूसरी चीजें हो रही हैं। लेकिन ये कि लोगों के जूते चोरी हो जाते हैं, और लोगों की मोटर बाइक्स चोरी हो जाती हैं, बहुत से लोगों की गाड़ियां चोरी हो जाती हैं, जेब कट जाती है जी। अगर जो वहां मजार पे लोग जाते हैं वो ऐसे ऐसे करके घूम रहे होते हैं कि कहीं जेब ना कोई काट ले, लेकिन उसके ऊपर बाबा जी कुछ नहीं कहते, ऐसे ही बैठे रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई तूफान आ रहा होता है तो उसको कहते हैं रुक जाओ, इधर नहीं उधर निकल जाओ। मतलब ये वाली जो रॉन्ग नंबर है ना, ये हमारे यहाँ चलता रहता है, और लोग जो हैं इसके ऊपर बिलीव भी करते हैं, और अगर कोई कुछ कहे तो तौबा तौबा अस्तगफार है। लेकिन खैर बहरहाल इस किस्म के लोगों की जो बातें हैं वो भी इंसान को सुननी चाहिए, क्योंकि अच्छा है आपको थोड़ी सी अक्ल आती है, आपको पता लगता है कि ऐसे ऐसे बातें भी अभी तक पाकिस्तान में की जा रही हैं, और इसकी यही वजह है कि जाहिर एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है हमारा, और एजुकेशन जो है वो ना होने के बराबर है। खास तौर पे ऐसी एजुकेशन जिससे इंसान का जो है ना थोड़ा सा दिमाग में कोई चीज जाए, और कुछ थोड़ी सी अपना जो भेजा फ्राई हम कहते हैं ना, तो वो भेजा फ्राई हो जाए, लेकिन वो होता हुआ दिखाई नहीं देता। बहरहाल हम चलते हैं जी अगली न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज हम आपको बताएंगे बिल्कुल, और वो है जी उससे पीपल्स पार्टी से लेकर नदीम अब्दुल चंद साहब का कहना है पंजाब में पीपल्स पार्टी को नून लीग के बजाय पीटीआई के साथ इत्तेहाद करने से फायदा होगा। यानी कि चंद साहब का अभी तक यही ख्याल है कि जी खान साहब एक बार फिर आएंगे शायद, और खान साहब की पार्टी के साथ अगर बातचीत कर ली जाए तो बेहतर होगा। लेकिन ये कहाँ तक बेहतर होगा ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। भारत चंद साहब का की एडवाइस है, और हो सकता है कि ठीक ही करो टेप करते हो, हर एक का टेप हो रहा है तकरीबन कि तुम अगर ये बयान नहीं दोगे और इस तरह से नहीं करोगे तो तुम्हारी औरतों की, बेटियों की, माओ की, बहनों की हम तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर राइज करेंगे। मिलिट्री कोर्ट की बात करते हैं तो मैं नहीं मानता, ये काला कोर्ट नहीं मानता, ऐसी अदालत को, ऐसे निजाम पर नहीं मानता। हम देखते हैं कौन सा जज कहता है कि बुनियादी हकूक के मुतसादिम नहीं है मिलिट्री कोर्ट। अरे छुपते भी और सामने भी नहीं आते हो, आओ तो सही सामने, बताओ कि मैंने चले कोर कमांडर हाउस पर आप कहते हैं कि हमला किया वो गद्दार है। ओ भाई जिसने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया वो कौन है? ओ भाई उनका ट्रायल करते हो मिलिट्री कोर्ट में, फिर इनका भी ट्रायल करो जिन्होंने जो है पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया है, जिन्होंने आईन को अपने कदमों तले रोंद के रख दिया है, उनका भी तो करो। एक शख्स पे तो आप कहते हो। जी। तो ये थे लतीफ खोसा साहब जो कि मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर शदीद नाराज हो रहे थे, और कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने उनकी बातें सुनी, बड़ी सख्त किस्म की बातें उन्होंने की हैं, लेकिन अच्छी बात है कि इस वक्त भी लोग बात कर रहे हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं, और गलत काम को गलत ही कह रहे हैं। बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट्स में जो है किसी का भी ट्रायल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ
तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बहुत सख्त किस्म की सज़ाएँ भी हो सकती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। और किसी को भी जो है मिलिट्री कोड के तहत तो आप जानते हैं कि फांसी तक की सज़ा पाकिस्तान में दी जा सकती है। तो उसके ऊपर जो है यकीनन आवाज़ उठानी चाहिए, और लोगों को आवाज़ उठाते हुए हम देख भी रहे हैं, लेकिन वो कहाँ तक महफूज है ये बात बहरहाल नहीं की जा सकती। बात हम करेंगे थोड़ी सी भारत की, और भारत की बात करते हैं तो जाहिर है कि सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की। और मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका, ये तो आप सब जानते ही हैं। उनका शेड्यूल भी काफी हद तक जो है वो सामने आ गया है, और पता लग गया कि जी 22 को जो है वो मोदी जी खिताब करेंगे, और 23 को भी उनका, और 23 तक का उनका, यानी 21 से 23 तक का शेड्यूल जो है वो भी सामने आ चुका है। खैर, वो शेड्यूल तो हम आपको जब बताएंगे तब बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि वहां पे कई तरह के प्रोटेस्ट जो हैं वो भी रखे जा रहे हैं मोदी जी के लिए। और देखते हैं कि वो कहाँ तक जाहिर है, उसमें खालिस्तान के लोग भी शामिल होंगे, और कई दूसरे जो उनके जाने के ऊपर हंगामे पहले भी होते रहे हैं, और इस बार भी अगर हुए तो कोई खास हैरत की या परेशानी की बात नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से जी मशाल मलिक, जो कि वाइफ हैं उसकी, क्या नाम है यार इसका, यासीन मलिक, ओ मैं भूल गई, सॉरी। हाँ जी, यासीन मलिक की जो वाइफ है मशाल मलिक, जो कि पाकिस्तान में रहती हैं, इस्लामाबाद में रहती हैं, इनफैक्ट मेरे घर के पास ही कहीं रहती हैं। तो उनका कहना यह है कि जी वो अमेरिका की प्रेसिडेंट से, अमेरिका के गवर्नमेंट से, और वहाँ की जो कैबिनेट है उससे उन्होंने अपील की है कि जी जब मोदी जी, यानी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अमेरिका के विजिट पे जाएं तो उनको प्रेशराइज किया जाए, उनसे बात की जाए कि वो यासीन मलिक को रिहा कर दें। अब इस बात के ऊपर कहाँ तक अमेरिकन गवर्नमेंट जवाब देती है, मुझे तो ऐसे लगता है कि जवाब बिल्कुल भी नहीं आएगा, और किसी किस्म की कोई भी बात नहीं की जाएगी, क्योंकि दूसरों के इस किस्म के जो मामलात होते हैं उसमें कम से कम अमेरिकन गवर्नमेंट बात नहीं करती है, जहां तक मैंने देखा है। लेकिन बहरहाल मशाल मलिक की तरफ से ये कहा गया है कि उनके हस्बैंड यासीन मलिक को जो है रिहा किया जाए। ये और बात है कि यासीन मलिक के ऊपर जो है कई तरह के केसेस हैं, जिसमें कि मर्डर के चार्जेस भी हैं, और अपने किसी इंटरव्यू में जो है वो कई लोगों को कत्ल करने का इतराफ भी वो कर चुका है। और इसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से भी इसके बारे में बात की जा रही है, और मशाल मलिक ने भी एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट को अपील की है। अब पता नहीं उन्होंने इनकी अपील देखी भी है या नहीं, मैंने तो वैसे गूगल चूगल करती रहती हूँ तो मैंने निकाल ली थी। खैर कोई बात नहीं। अब वो जो बाइडेन तो मुझे मेरी तरह इतने खाली लगते नहीं है कि बैठ के गूगल करेंगे कौन सी न्यूज चल रही है। तो ये वजह है कि मुझे लगता है कि इस बात को कोई लिफ्ट नहीं कराई जाएगी। लेकिन बहरहाल जी हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, और हम आपको बताएं एक है जी वहां से बांग्लादेश से एक बड़ी खूबसूरत सी ये खातून है, और उनका नाम है नुसरत जहां चौधरी, जो कि बांग्लादेशी अमेरिकन हैं और लॉयर हैं। और इनको जी पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएस सेनेट ने जो है फेडरल जज जो है इनको लगाया है, और फेडरल जज पहली बार कोई मुस्लिम खातून लगी हैं। और इस बात की काफ़ी जो है डिस्कस किया जा रहा है, काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है, और खुद बहुत अच्छी बात है। वैसे तो खैर मैं नहीं समझती कि किसी रिलीजन से होने की वजह से जो है वो अप्रिशिएट किया जाए, लेकिन बहरहाल ये इनका काम होगा, इनकी मेहनत होगी, इनकी काबिलियत होगी यकीनन, जिसकी वजह से वो सीट तक पहुंची है, और उसके लिए हम भी नुसरत जहां चौधरी को मुबारकबाद देते हैं। बहरहाल हम चलते हैं एक वीडियो की तरफ, और उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। क्या तुम लोग जानते हो ये कंपनी वालों ने कुकर में 3 सीटी का सिस्टम क्यों लगाया है? क्योंकि एक बार में औरतें सुनती कहाँ हैं। जी, तो ये कोई साहब थे जो ये बता रहे थे कि आपको पता है कि कुकर में 3 सीटियाँ क्यों लगी हैं, इसलिए कि एक बार में औरतें सुनती कहाँ हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बाज़ दफ़ा औरतें 3 बार में भी नहीं सुनती, और इसलिए मेरा ख्याल है कुकर को बचते ही रहना चाहिए। वैसे मैं तो कुकर यूज़ ही नहीं करती, मुझे तो कुकर से वैसे ही डर लगता है, पता नहीं फट-फूट ही ना जाए। तो मैं तो वैसे भी
कुकर में खाना बनाने के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। मैं तो कहती हूँ जी बस चूल्हे पे चढ़ा दो, पक 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 के खुद ही पक जाएगा, तो उसको कुकर में डालने की भला क्या जरूरत है। लेकिन बहरहाल बहुत से लोग होते हैं जिनको जी वो कहते हैं नहीं जी हमने तो कुकर में ही बनाना है, और फिर वो कुकर में ही खाना बनाते हैं, तो ठीक है उनको बनाने दें, मुझे तो डर लगता है कुकर से बाहर। हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। और शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है जमीर मुतमईन है, जहां था वहीं खड़ा हूं। ये कहना है शाह महमूद कुरैशी साहब का। बिल्कुल शाह साहब, आप जहां थे आप वहीं खड़े हैं। हम तो आपको एडवाइस करेंगे बैठ जाइए वरना थक जाएंगे, इसलिए कि खान साहब के साथ जो खड़े थे वो बहरहाल बैठ नहीं गए, अब तो लेट गए। लेकिन आप तो जानते ही है कि नई पार्टी आ गई है, और नई पार्टी वो भी इस्टेब्लिशमेंट की ही बनाई हुई है, और उसका नाम है तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान। और ये जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है, तो जितने पंछी उड़कर खान साहब की पार्टी में आए थे उतने ही वापस उड़ के तहरीक इस्तेहकाम में जा चुके हैं। और जो बच गए थे थोड़े से ऐसे थे जिनको ना तो तहरीक इस्तेहकाम ले रही थी ना ही कोई और ले रहा था, उन लोगों को डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में एडजस्ट करवा दिया गया है। तो शाह साहब आप भी बैठ जाइए। वैसे तो खान साहब ने कहा है कि अगर उनको अरेस्ट किया गया या उनको अंदर कर दिया गया या उनसे उनको नाअहल कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई हो गए, और उसके बाद ये कहा गया कि जी ये तो पार्टी चलाने के काबिल नहीं है, तो उस सूरत में खान साहब ने कहा है कि वो अपनी पार्टी जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब को दे देंगे, और उसके बाद सारी पार्टी जो है जितनी भी रह गई है ना, 2 4 3 1 2 लोग, तो वो खान साहब की जो पार्टी है वो शाह महमूद कुरैशी साहब चलाएंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट मिनट में खान साहब जो है वो अचानक से बुशरा बीबी को दे दें कि ये तो जी शाह साहब को छोड़ो, तुम पार्टी चला लो, तुम्हारे पास तो जिन भी हैं, तो चलो थोड़ा और हेल्प हो जाएगी। तो इसलिए शाह साहब थोड़ा संभल के ही खेलिएगा, इसलिए कि इमरान खान साहब के दिमाग का कोई पता नहीं, कब क्या कह दें और कब क्या डिसाइड कर बैठे, ये तो खान साहब को खुद भी पता नहीं लगता। ये डायलॉग मैंने कहीं सुना था। खैर कोई बात नहीं, होगा किसी का कि, लेकिन खान साहब का ये भी कहना है कि एक बार जो मैंने कह दिया तो उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता, ये भी खान साहब ने कहना है। सलमान खान साहब ने, अरे तो दोनों खान तो हैं ही ना। अब ये और बात है कि इमरान खान साहब को लोग अब ये भी कहते हैं कि जी वो तो पठानी नहीं है, वो तो पंजाबी है, और यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो भी सब पंजाबियों का किया धरा है। लेकिन बहरहाल जब तक खान साहब नहीं मानते कि वो पंजाबी है पठान नहीं है, जब तक हम तो कुछ कह नहीं सकते ना। आप तो जानते ही हैं मुझे फजूल की बातें करने की तो मुझे आदत नहीं है। लेकिन खैर मैं आपसे अब थोड़ी सी फिल्मी बातें कर लेती हूँ, और वो ये कि जी सनी देओल जी, जी हाँ हम सबके फेवरेट सनी देओल जी के बेटे करण देओल की शादी होने वाली है, और उनकी शादी के फंक्शन शुरू हो गए हैं। और सनी देओल जी जो है अपने बेटे की शादी में जो है वो उन्होंने मुझे भी बुलाया था। ये देखिए हाथ जोड़ जोड़ के मुझे उन्होंने इनविटेशन भेजा कि प्लीज आ जाइए, प्लीज आ जाइए, प्लीज आ जाइए। एक बार नहीं, कई बार हाथ जोड़े मुझसे सनी देओल जी ने। लेकिन मैंने कहा नहीं जी, 2 शर्तें हैं मेरी। पहली शर्त तो ये है कि जी आप जो है ना वो 370 वापस लाइए, तो मैं आऊंगी। फिर सनी देओल जी ने कहा कि कोई आसान शर्त बता दी, इसलिए कि ये तो मोदी जी मानेंगे नहीं। तो फिर मैंने उनसे कहा अच्छा ठीक है, फिर ऐसा कीजिए कि हैंडपंप ही वापस कर दीजिए। अब उसके लिए भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अब हम करें तो क्या करें, आप ही लोग बताइए। कि अब इस तरीके से तो हम शादियों वादियों में नहीं जाया करते कि जी आप हमारे पाकिस्तान से जो है वो हैंडपंप भी उखाड़ के ले जाएंगे, उसके बाद आप 370 जिससे ना हमारा कोई लेना ना देना, अब वो भी वापस नहीं लगाएंगे, और उसके बाद आप कहेंगे कि जी शादी में आ जाइए हाथ जोड़ जोड़। हम तो नहीं आ रहे। और हाँ ये भी सुना है, अरे सनी देओल जी ने मैंने और सनी देओल जी ने एक ही कलर के कपड़े पहने ना। नहीं 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 सॉरी, ये तो वॉल ग्रीन है। अच्छा अच्छा, वॉल ग्रीन क्यों कर रखी है भाई? कोई और कलर लगाते ना आप लोग, ये तो पाकिस्तान का फ्लैग बना दिया है। और नई फिल्म में तो सनी देओल जी ये भी कह रहे हैं कि जी अब मैं जो है वो लाहौर ले जाऊंगा। वैसे तो मैं कह रही हूँ अच्छा ये ले जाइए लाहौर, इसलिए कि जो लाहौरी चूरन है ना उससे तो हम खुद भी बड़े तंग हैं। आप वहां ले जाइए ताकि आप लोगों को भी ना जो है ना सही याद आ जाएगा, आप लोगों को छठी का दूध याद आ जाएगा जो हमारे यहाँ बोलते हैं ना, तो अच्छा ही होगा। लेकिन ये जरूर है कि उसकी यानी कि करण देओल की जो शादी के फंक्शन चल रहे हैं उसमें सनी देओल जी ने अपना गदर का जो सॉन्ग है मैं निकला वो गड्डी लेके, जी हाँ उस पे भी डांस किया, और वो भी हमने क्लिप देखे सोशल मीडिया पर। और हमारी तरफ से सनी देओल जी को और उनकी फैमिली को उनके बेटे की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। और लेकिन बात सारी ये है कि सनी देओल वाली बात नहीं है उनके बेटे में। मुझे लगा, मैंने 1-2 डांस देखे उसके, ये तो सनी देओल से भी बुरा नाचता है। यकीन नहीं आ रहा तो आप लोग जाके देख लीजिए। वो एक कोई सॉन्ग था उसके ऊपर धर्मेंद्र जी भी थे और ये करण भी था, यानी कि करण देओल भी थे, और वो नाच रहे थे। कोई उनका सॉन्ग था
धर्म जी का जटी अमला पगला दीवाना वाला, तो इतना बुरा डांस कर रहा था, मैंने कहा ये तो अपने बाप से भी गया गुजरा है, इसलिए कि इतनी भयानक किस्म की डांस तो सनी देओल जी भी करते, लेकिन ये तो उनसे भी 4-5 कदम आगे। लेकिन खैर हो सकता है बेचारे की शादी थी ना, नर्वस होगा, घबराहट होगी, कोई बात नहीं, हो जाता है। खैर बहरहाल हम तो फजूल की बातें तो आपको पता ही है नहीं करते, तो इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम दोबारा चलते हैं अपने उसी एंटरटेनमेंट की तरफ, जो फिल्मों और टीवी ड्रामों से भी कहीं ज्यादा है, और वो है हमारे पॉलिटिशियंस और उनकी बातें। तो जी बिल्कुल हमने तो जी ड्रामा फिल्म कुछ भी थिएटर सब देखना छोड़ दिया है, पूरा दिन टीवी लगा के ना न्यूज देखते रहते हैं कि अब क्या हुआ और अब क्या हुआ और अब क्या बात हुई और अब क्या हो गया। तो जी वही देख देख कर जो है वो पूरा दिन गुजर जाता है, और हमें वो ज्यादा एंटरटेनिंग लगता है किसी भी फिल्म या किसी भी तरह की आप कह लीजिए कि थिएटर हो गया, टीवी टीवी प्लेज हो गए या कोई भी, उससे हमें कहीं ज्यादा बेहतर ये हमारे जो पॉलिटिशियंस ड्रामे करते हैं वो देखकर ज्यादा मजा आता है। बहरहाल बात हम करेंगे जी टीएलपी की, टीएलपी की बात हम आपसे करेंगे, यानी कि पाकिस्तान वो जो है ना, सॉरी पाकिस्तान से नहीं, टीएलपी है ना, हाँ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जी हाँ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बात हम करेंगे। और आपको हम पहले दिखाई चुके हैं कि उसके जो अमीर थे, यानी आजकल जो अमीर हैं बल्कि साद रिजवी, वो किस तरह से जी घोड़ों शोड़ों पे घूम रहे होते हैं और क्या क्या बातें कर रहे होते हैं। लेकिन हम उससे पहले आपको दिखाएंगे एक वीडियो, और फिर हम आपको बताएंगे असल में कहानी क्या चल रही है। बात हम करेंगे जी टीएलपी की, यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आप जानते ही हैं कि इसको जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी और शेख रशीद साहब मिनिस्टर थे, तो इस पार्टी को जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर भी जो है अनाउंस किया गया था और कहा गया था कि जी ये टेररिस्ट ग्रुप है। लेकिन और कई बार हमने इनको देखा भी कि माइनॉरिटीज का इशू हो चाहे कोई दूसरे मजहबी इशूज हो, उसको लेकर ये काफी सख्त किस्म का रवैया रखते हैं। और इसके अलावा जी श्रीलंकन सिटीजन को मार देने में भी इन्हीं लोगों का हाथ था। ना सिर्फ ये कि इन्होंने जो है वो श्रीलंकन सिटीजन को मारा, बल्कि अहमदियास के ऊपर भी अटैक करते रहते हैं। और इसी तरह से बाकी जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, माइनॉरिटीज रहती हैं, उनके ऊपर भी ये तरह तरह की बातें करके और अटैक करके ये लोग ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जी पाकिस्तान को के ऊपर ऊपर जो यानी ये इस्लाम चला रहा है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, उसके ये कोई ठेकेदार है। लेकिन बहरहाल इन्होंने जी गवर्नमेंट के साथ जो है वो बातचीत की है, गवर्नमेंट के साथ डायलॉग किए हैं, और गवर्नमेंट के साथ जो है वो इन कहा जा रहा है कि इन्होंने एक एग्रीमेंट दिया है गवर्नमेंट को, एक डील करी है उसके साथ, या ये कह लीजिए कि अपनी डिमांड्स पेश की हैं इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसको। वो डिमांड्स मैं आपको बता देती हूँ उनमें से कुछ। एक तो जी इन्होंने ये कहा है कि अगर किसी के ऊपर ब्लास्फेमी का चार्ज लगेगा तो उसके ऊपर ये उसको, यानी गवर्नमेंट जो है उसको एज अ टेररिस्ट एक्ट के तौर पे उसको लेगी, और उसके ऊपर वही सारे मुकदमे चलेंगे जो किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को ऊपर या टेररिज्म के ऊपर अगर कोई केसेस चलाए जाते हैं पाकिस्तान में, तो उसके ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत ही काम होगा। अगर किसी के ऊपर भी ब्लास्फेमी का इल्जाम ये लगा दें, चाहे वो सही हो या गलत हो, उसकी बहस में ये नहीं पड़े। इन्होंने एक डिमांड जो है वो ये दी है इस वक्त की गवर्नमेंट को। उसके बाद दूसरी डिमांड इन्होंने ये दी है कि पैमरा, यानी कि जो पूरा हमारे जो टीवी चैनल्स हैं और दूसरा मीडिया है उसको कंट्रोल करते हैं या उसके ऊपर नजर रखते हैं या उसके ऊपर परमिशन होती है कि जी जैसे आजकल पैमरा को कहा गया है कि इमरान खान को ना दिखाया जाए, इमरान खान का नाम ना लिया जाए। और इसी तरह से पहले जब इमरान खान थे तो इमरान खान ने भी पैमरा के जरिए ये किया था कि
नवाज शरीफ को ना दिखाया जाए, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर ना दिखाई जाए, नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट ना चले, और अब वही जो है सब कुछ इमरान खान के साथ किया जा रहा है, और इस वक्त की गवर्नमेंट जो है कैमरा के जरिए जो है ये बात उन्होंने की है। बहरहाल मैं आपको बता रही थी टीएलपी का, तो टीएलपी ने ये डिमांड भी रखी है कि पैमरा को ये इंस्ट्रक्शंस दी जाए कि जी इनको कवरेज दी जाए, यानी टीएलपी वाले जब भी कहीं पे अपना जलसा जुलूस या प्रोटेस्ट या कोई भी किस्म की अपनी बात करते हैं, उसको फुल कवरेज टीवी पे फुल कवरेज दी जाए, ये डिमांड भी टीएलपी ने रखी है। इसके साथ साथ पेट्रोल में कमी के लिए भी कहा गया है कि जी पेट्रोल प्राइस को कम किया जाए। मैं आपको यहाँ ये बताती चलूं कि 2017 से लेकर 2023 तक तकरीबन 9 बार ये टीएलपी के लोग जो हैं ये सड़कों पे निकले हैं किसी भी किस्म के प्रोटेस्ट के लिए, किसी भी तरह की अपनी डिमांड्स लेकर, या कोई भी हंगामा आपने देखा होगा कई बार ये आपको लिफाफे बांटते हुए भी दिखाई दिए, और ये जो है टीएलपी वाले आके बैठ जाते थे, और उसके बाद हमारे जो है वो भाई लोग, आपको पता है ना अब मैं क्या बोलूं, तो आप लोग खुद ही देख लिया करें ना, हर बात मैंने ही बतानी है क्या। तो वो जो है आप लोगों को तो मालूम ही है कि ये आके कई बार ये साद रिजवी और इससे पहले जो इसका बाप था खादिम हुसैन रिजवी, वो आकर इस्लामाबाद में जो है डी चौक पे और कभी फैजाबाद चौक पे प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ जाया करते थे, और अचानक से आते थे, अचानक बैठ जाते थे, और जैसे आते थे वैसे ही अचानक से उठ के चले भी जाते थे। यानी कि कहा यही जाता है कि जब इन्हें स्टैब्लिशमेंट कहती है ये आके बैठ जाते हैं, और जब स्टैब्लिशमेंट कहती है ये उठ के चले जाते हैं, और जाहिर है पैसा लेके आते हैं, पैसा लेके चले जाते हैं, ये बात भी इनके बारे में की गई है। बहरहाल अब इन्होंने गवर्नमेंट को ये डिमांड्स दी हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि इनका ये भी कहना है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जिसके ऊपर डिफरेंट किस्म के चार्जेस हैं, जो काफी साल से अमेरिका में की जेल में सजा भुगत रही है, उसके लिए भी कहा है इन्होंने कि यूएस गवर्नमेंट को ऑफिशियली लेटर लिखा जाए कि जी उसको रिहा किया जाए। ये डिमांड भी टीएलपी की तरफ से गवर्नमेंट को दी गई है। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट कहाँ तक अमल करती है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये मैं आपको जरूर बताती चलूं कि इस पार्टी की बुनियाद, इस पार्टी का काम और इस पार्टी की एक्टिविटीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ नफरत के ऊपर है, और ये हर उस इंसान से, हर उससे नफरत करते हैं जो थोड़ा से भी इनसे मुख्तलिफ किस्म की ओपिनियन रखता हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। इनके यहाँ जो है वो मार देना, काट देना, किसी को भी ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के मार देना, किसी को भी किसी भी तरह से टॉर्चर कर देना बड़ी ही आम सी बात है। और इनका ये भी कहना था कि जी जिस वक्त आप जानते हैं कि फ्रेंच एम्बेसडर के साथ का इशू चल रहा था पाकिस्तान में, उस वक्त इन्होंने ये डिमांड भी की थी कि उसको निकाला जाए। लेकिन जब मोहम्मद बिन सलमान तरह तरह की बातें करते हैं, जब वो सऊदी अरब में कहते हैं कि लेडीज ड्राइव कर सकती हैं, अबाया नहीं पहनना कोई जरूरी, और कई दूसरी तरह के वो कहते हैं कि जी मैं 4-5 साल के बाद सऊदी अरब को जो है वो मैं यूरोप बना दूंगा, उसके ऊपर ये कोई प्रोटेस्ट नहीं करते। ना ये सऊदी एम्बेसडर को निकालने को कहते हैं, ना ये वहां जाके टायर जलाते हैं, और ना ही किसी और किस्म का अपना भंगड़ा या नौटंकी दिखाते हैं। बहरहाल जैसे कि हमेशा से मैं कहती आई हूँ और मैं हमेशा कहती रहूंगी कि ये जिसके आगे तहरीक लगा हुआ है, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हो, या जो अभी अभी नई पार्टी बनाई गई है जहांगीर तरीन खान साहब को लेकर, यानी कि तहरीक इस्तेकाम, चाहे ये तहरीक इस्तेकाम ही क्या हो, ये सब की सब इस्टेब्लिशमेंट बोले तो भाई लोग की बनाई हुई पार्टीज हैं। अब वो अपने हिसाब से चलाते हैं, अपने हिसाब से बुलाते हैं, अपने हिसाब से इनसे कुछ भी करवाते हैं। तो ये जो डिमांड्स गवर्नमेंट को गई हैं वो भी यही लगता है कि वहीं कहीं से आई हैं, और वहीं कहीं से इनको सिखा पढ़ा के भेजा गया, वरना ये लोग और मतलब ऐसा कैसे हो रहा है कि ये इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे। बहरहाल देखते हैं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर किस तरह से काम करती है और इस चीज को लेकर किस तरह से आगे बढ़ती है, क्योंकि ये चीज जो है काफी अब एक सीरियस मैटर होता जा रहा है, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं उनके लिए, लेकिन जो पाकिस्तान के पड़ोसी हैं उनके लिए भी ये चीज काफी हद तक काफी खतरनाक चीज है, जिसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, जिसको रोकना बहुत जरूरी है, ये कहना चाहिए। खैर हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको ये बताते चलें मरियम नवाज का कहना ये है कि पीएमएल-एन जो है वो कायदे आजम की जमात है, पाकिस्तान बनाने में इसी जमात ने पाकिस्तान बनाया है। कायदे आजम के उसूलों को जिस जमात ने जिंदा रखा है वो है मुस्लिम लीग नून, यानी कि पीएमएल-एन
बहरहाल अब ये इनका कहना है, अब इस पे कौन एग्री होता है कौन नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इसाक डार साहब रातों को जागते हैं और उन्होंने अपनी सेहत खराब कर ली है, ये कहना है जी शहबाज शरीफ साहब का। तो शहबाज शरीफ साहब ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं इसाक डार साहब जो रातों को जाग रहे हैं और अपनी सेहत खराब कर ली है? उनको कहिए रात को देर में खाना ना खाया करो, और अगर खा ही लेते हैं तो 2 गोली हाजमूला और उसके बाद बेफिक्र होके सो जाएं, इसलिए कि काम हम तो कोई सागदार साहब करते हुए हमें दिखाई दे रहे नहीं है। ना तो आईएमएफ से वो बातचीत कर पाए, ना ही वो इंडिया के साथ ट्रेड ओपन कर पाए, और ना ही कुछ और करते दिखाई दे रहे हैं जिससे ये लगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कोई काम हो रहा है या इकोनॉमी को संभाला दिया जाएगा। बहरहाल इस तरह की चीजें तो आप लोगों को आदत है हमेशा से, बहुत ही ढीठ किस्म के हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं और उसी तरह की हमारी स्टेब्लिशमेंट भी है जो कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे, ना ये और ना वो, दोनों का एक ही जैसा हाल है। बात हम करेंगे फवाद चौधरी साहब की। फवाद चौधरी साहब का कहना है कि कौमी और सूबाई दोनों इलेक्शनों में लड़ूंगा, मेरे मुकाबले में आने वाले को काउंसलर भी, मेरे मुकाबले में आने वाला काउंसलर भी नहीं बन पाएगा। बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं फवाद चौधरी साहब, और यही कॉन्फिडेंस आपको उस वक्त भी दिखाना चाहिए था जब पुलिस ने आपको अरेस्ट किया था। उस वक्त तो जो आपने रेस लगाई थी फवाद चौधरी साहब, कसम से अगर आप चले गए होते ना ओलंपिक में, गोल्ड मेडल कहीं नहीं गया था पाकिस्तान से। और कोई तो ऐसा होता ना, कभी तो पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक में जाए और वहां से गोल्ड मेडल लाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर कि नेक्स्ट टाइम जब भी ओलंपिक हो प्लीज आप चले जाइएगा। आपने जाके सिर्फ एक बार ये सोचना है कि आपके पीछे पाकिस्तान की पुल्स लगी हुई है, और जब आप ये सोचेंगे कि पाकिस्तान की पुल्स आपके पीछे लगी है, उसके बाद जो आप दौड़ लगाएंगे, तो आप यकीन करें कि आपके साथ जितने भी होंगे वो सबके सब ऑटोमेटिकली बेचारे हार जाएंगे, बैठ जाएंगे और यही सोच लेंगे भाई इसी को जाने दो, हमें क्या करना है। मगर बात अगर हम करें इमरान खान की, इमरान खान का कहना है बच्चों को मिलने नहीं जा सकता, जब हालात बेहतर होंगे तो बच्चे खुद आ जाएंगे। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है खान साहब, बिल्कुल हालात बेहतर हो तो आप अपने बच्चों को बुलाइए, लेकिन तीनों को, सिर्फ 2 बेटों को नहीं। आपकी एक बेटी भी है, उसको भी, बेटी को कभी बेटी कहा है आपने वो तो हमें नहीं लगता, लेकिन बहरहाल बेटी को भी बुलाइए, बेटियों से बरकत होती है, और हो सकता है आपके बहुत से प्रॉब्लम जो है आपकी उस बेटी के आने से, उसकी बरकत से, उसका कदम आपके घर में पड़े आपकी बेटी का, उससे, या कभी आप उसको बेटी कह के शफकत से उसके सर पे हाथ रख दें, शायद उससे भी बहुत से मसले आपके हल हो जाए। क्योंकि बहरहाल बेटियों से रौनक भी होती है और बेटियों से बरकत भी होती है। लेकिन खैर अब आपको ये बात कौन समझे, आप ये सुन सुन के तो खैर आपने अपना सर ही पकड़ लिया मेरी बात सुन सुन के। नहीं नहीं रोइए मत, प्लीज रोइए मत खान साहब, देखिए आप मुझे रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसलिए बिल्कुल रोना बंद कर दीजिए, इसलिए कि लोगों को हंसी आ जाएगी आपके रोने पे। खैर अब हम यहाँ से चलते हैं और आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।